वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी एक संकल्प। आप सभी अभी मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। हमने शुरुआत किया है भारत की प्रस्तावना से। हमने पहले लेक्चर में बताया था कि हमें किस तरह से हम आगे संविधान और राज्य व्यवस्था के टॉपिक को कवर करेंगे। हमने देखा था कि जो में बेसिक चीज़ें हैं, जैसे संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है, ये सब हमने देख लिया था। साथ में हम संविधान के दर्शन वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं, जिसमें प्रस्तावना हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ ही लिया है, आज हम क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का स्तर पे, वो सब भी आज प्रैक्टिस करेंगे। और इसके बाद हम मौलिक अधिकार में चलेंगे। मौलिक अधिकार बड़ा टॉपिक है, इसमें कई लेक्चर लगेंगे। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं बताइए, जो चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है वो बताइए, ताकि एक बेहतर से अच्छा लेक्चर और क्वालिटी एजुकेशन के रूप में आपको मिले। ठीक है? जिससे आप लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकें और जो एग्ज़ाम में बेहतर परफ़ॉर्म करके आएँ। ठीक है ना? और जो बच्चे 2023 की परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीएससी का, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो हम मुख्य परीक्षा के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्य परीक्षा के काफ़ी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है? और क्योंकि मुख्य परीक्षा पे ज़्यादातर जो है हमारा जो फ़ोकस होता है वो प्रारंभिक परीक्षा पे ज़्यादा होता है। मुख्य परीक्षा हम लेखन कला वाले स्तर पे अभ्यास कम करते हैं। जबकि हमारा प्रारंभिक परीक्षा तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। हम स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाएँगे, तो असली असली लड़ाई तो हमारी मुख्य परीक्षा को लेकर होती है। जितना आपकी बेहतर राइटिंग रहेगी, प्रश्न के अनुसार प्रश्न आप पढ़िए, समझिए और 7 से 8 मिनट के अंदर आपको लिखना होता है प्रश्न का उत्तर। ये बहुत ही अभ्यास पर ही विकसित हो पाता है। अगर अभ्यास आपका नहीं रहेगा, तो आप 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। यदि आप अटेम्प्ट भी करते भी हैं, तो शब्दावली कम हो जाएगी, उनकी उनकी जो रूपरेखा होनी चाहिए, जैसे प्रश्न के हिसाब से उत्तर होना चाहिए, उसमें बहुत ही तालमेल नहीं मिल पाएगा, इससे मार्किंग अच्छी नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि जो है कि मुख्य परीक्षा के स्तर पे भी खूब प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो बच्चे इस तरह के पेपर दे रहे हैं। बाकी एसएससी और अदर एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य फ़ोकस जो है कि प्रारंभिक परीक्षाओं के स्तर से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए जो भी उनको लिखना होता है पॉलिटी से संबंधित विषयों पर, टॉपिक पर, तो इस लेक्चर से उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी अपने एग्ज़ाम में जो भी उनके एग्ज़ाम होंगे यूनिवर्सिटी के, उसमें भी बेहतर लिख पाएँगे। ठीक है ना? आगे उनके तैयारी में भी बहुत काम आएगा। इसलिए ओवरऑल जो है कि चीज़ें हमें समझ कर चलनी होंगी कि हम प्रारंभिक परीक्षा पे अभी फ़ोकस करें, साथ-साथ मुख्य परीक्षा पे भी करें, तभी हम एक बेहतर क्वालिटी एजुकेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएँगे। क्योंकि जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए, और नहीं समझ नहीं है, सिर्फ़ आप तथ्यात्मक चीज़ें पढ़ ही रह गए हैं, तो कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन आप नहीं कर पाएँगे। कोई टॉपिक अगर चल रहा है, आप किसी से बात करेंगे, बेहतर तर्क नहीं रख पाएँगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप बेहतर चीज़ें समझें और समाज में जैसे चीज़ें चल रही हैं, जो कानून का पालन किया जा रहा है, जो जैसे राज्य कार्य करता है, वो सब गतिविधियाँ आपके दिमाग में रहेंगी। यदि कहीं कमी आती है, तो एक नागरिक के तौर पे आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो, नहीं ये चीज़ गलत हो रही है। क्योंकि देखिए, समाज में जितनी जागरूकता रहेगी, उतनी बेहतर सरकार भी बनेगी, उतनी बेहतर समाज का निर्माण भी होगा और देश जो है, उसी स्तर पे आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे तो और जो है प्रयास मैसेज पहुँचाना लोगों तक जो है कि जोड़ना आसान हो गया है। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करिए, तकनीक का सकारात्मक उपयोग हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसको मिले। तो हम जो है कि इसी क्रम में हम जो है देखते हैं कि जो है आज जो हमारा जो प्रस्तावना संबंधी जो भी आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना? हम मुख्य परीक्षा के 2-4 प्रश्न अभी करा देंगे, बाकी कुछ ब्लूप्रिंट बता देंगे।
और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे देंगे। आप लोग जो है तुरंत इसको, यदि प्रियम्बल आप बेहतर समझ पाए हैं तो लिखिए। थोड़े शुरुआत में लगेगा कि बेहतर नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी जो आंसर राइटिंग आपको बताऊँगा, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत परफेक्ट है, क्योंकि मेंस में बहुत स्कोप होता है कि हम किस तरह लिख सकते हैं। अब एक ही क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, आपने उसी टॉपिक को पढ़ाया है, तो 50 बच्चों की लिखने की शैली और लिखने में जो है कि कैसे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा अलग मिलेगा। ठीक है ना? तो वो कोई चीज़ को कोई पहले कर देगा, कोई बाद में कर देगा, जो भी शब्दावलियों को। तो ऐसी बात नहीं है, वो सारी चीज़ें अभ्यास से ही धीरे-धीरे परफेक्ट होती हैं। तो हम भी उसी का ही एक हिस्सा हैं, आपके साथ हम भी अभ्यास करेंगे, जो है बेहतर से बेहतर बनाने की। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, तो ही बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे, ठीक है ना? तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए जैसे जो आप देखें, घटना चक्र का हमने लिया है एक, जो है कि पीडीएफ, और उससे हम जो है कि प्रारंभिक परीक्षा वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं जल्दी-जल्दी, इसके बाद फिर मुख्य परीक्षा पे देखेंगे, ठीक है ना? तो आप देखिए, ये जो है स्क्रीन पर आपके, ये घटना चक्र का 2022 का है ये। इसमें जो भी प्रियम्बल के पार्ट हैं उसको हम देख लेते हैं। प्रियम्बल पार्ट से जो भी पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है ना? तो बहुत आसान है, आप जो है कि आप पढ़ लिए हैं, अगर आपने 2-3 लेक्चर में समझा है, तो अगर 50 क्वेश्चन प्रियम्बल से इसमें दिए हुए हैं, तो आप बहुत जल्दी कर ले जाएँगे, मात्र 10 मिनट में सारे कर लेंगे। इसलिए बार-बार रिवीजन होते रहना चाहिए, और अब टॉपिक खत्म हो, प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन आंसर का, प्रीलिम्स के, मेंस का भी, और इससे ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है ना? इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, आप कर ले जाएँगे। देखिए यहाँ पे जो है, ये प्रस्तावना को लेके, उद्देशिका को लेके है ये, ठीक है ना? तो प्रश्न देखिए कैसे पूछे गए हैं, हमने बता दिया, बस प्रैक्टिस यहाँ हमने प्रियम्बल को भी खोल रखा है ये, ठीक है ना? इसी से हम देखेंगे कैसे-कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना? तो वैसे अब देखिए, मैं इसी से बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे अब जो है कि संविधान लागू होते समय जो प्रस्तावना हमारी थी 1950 की बात में, देखेंगे तो इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द ये नहीं था, और अखंडता शब्द नहीं था, ठीक है? ये 42वें संविधान संशोधन से आया। यदि प्रश्न पूछेगा कि संविधान लागू होते समय भारतीय प्रस्तावना में सही क्रम था, अगर यही शब्द देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा ऑप्शन दे देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा दे देगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है? तो अब इसमें से जो है कि आप उस समय ये दोनों शब्दों को हटा नहीं था, तो आपका जो है इस तरह से बन जाएगा। उसी तरह से देखिए, इसमें प्रश्न बनते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार की। इनका क्रम भी पूछ लेता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, इसका क्रम क्या है? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। इनको उलट-पुलट के पूछ सकता है। कुछ जगह विचार, इधर विचार, उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म ऐसे कर देगा। इसी इसी 5 प्रकार की स्वतंत्रता को 4 ऑप्शन में क्रम उलट के भी दे सकता है, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए याद होना चाहिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 तरह की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है ना? ये सब। अब बाकी जो जो संविधान को अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को अपनाया कब गया? अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछा गया संविधान लागू कब किया गया पूर्णतः, तो 26 जनवरी 1950 का कहा जाएगा, ठीक है ना? आत्मसात इसीलिए लिखा हुआ ना, जो है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, मतलब अपने अपने आप से लागू करते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें इस तरह से बनेंगी। बाकी प्रश्न देखते हैं और भी चीज़ें जो भी हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूरा प्रस्तावना को ही दे दिया है। अब यहाँ पे आज दिनांक क्या होगा? आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना? देखिए दूसरा प्रश्न क्या है इसमें? दूसरा है, आप लोगों के पास ये बुक होगी, वैसे बहुत सारे बच्चे रखते हैं। कोई नहीं, बस प्रैक्टिस कर लीजिए, तो कोई सब दिक्कत नहीं है। अब 26 जनवरी 1950 को सही वास्तविक स्थिति क्या थी, वास्तविक? जब संविधान लागू किया गया था। मैंने बताया ना, संविधान लागू किया गया था। देखिए उसमें समाजवादी शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ठीक है ना? लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द था। अब देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य,
लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इसमें देखना है कि कौन-कौन सा क्रम सही है, ठीक है ना? तो इसमें देखेंगे इसमें को सही वास्तविक स्थिति क्या थी, ठीक है ना? तो आप देख लीजिए उसमें क्या था, संपूर्ण प्रभु ये भी नहीं था, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सी ऑप्शन वाला सही है, क्योंकि समाजवादी शब्द नहीं था, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी नहीं था, ठीक है ना? तो जिससे आगे आपको ये पता रहेगा कि ये शब्द कब जोड़े गए हैं, तो आप उसी से ऑप्शन भी काट सकते हैं, कौन सा सही है, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ठीक है ना? तीसरा देखिए 26 जनवरी 1950 को फिर वही प्रश्न है, वह संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, वही पर रिपीट भी कर देता है, ठीक है ना? और जैसे संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो प्रस्तावना में या उद्देशिका में। अलग-अलग मत आपने देखा ना, के.एम. मुंशी को देखा, ठाकुरदास भार्गव को देखा, ठीक है ना? इस सब का देखा। अब देखिए यहाँ पे जो है क्रम पूछा लिया है कि कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता तथा भ्रातृत्व का सही क्रम है। तो देखिए हमने बताया कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 वाला ऑप्शन देखिए पहले यही आ गया, न्याय में पहले यही आ गया। अगर आपको और क्रम नहीं पता है, सिर्फ न्याय पता है कि न्याय 3 प्रकार का न्याय है, तो पहले क्रम में 3 यही आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, ऐसे भी सही कर सकते हो। 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 तरह की समानता है और 1 बंधुता या भ्रातृत्व है, ठीक है ना? इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए भारत की प्रस्तावना में किसी से निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, ठीक है ना? अब देख लीजिए इसमें मैंने लिखा कि 1950 का ज़िक्र नहीं है, तो वर्तमान प्रस्तावना जो भी है, उसमें उस तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब यहाँ देख लीजिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पदनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। पदनिरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष भी ऑप्शन में आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह प्रजातंत्र भी आ सकता है, लोकतंत्र की जगह। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना? देखिए क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, जनवादी आ गया, देखिए इसमें नहीं है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये भी जो है जनवादी आ गया, प्रजातंत्र। अच्छा इसमें जो है कुछ क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है शायद कुछ, तो सही शब्द यही है, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र, ठीक है ना? यहाँ पे यदि हम इस जनवादी को हम लोकतांत्रिक कर दें तो शब्द सही हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से कुछ मिस्टेक हो सकती है, पर क्वेश्चन सही है, ठीक है ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? वही प्रश्न है, ठीक है ना? सार्वभौमिक, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। तो इस तरह से आप करते चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। इसके बाद मुख्य परीक्षा का हम प्रैक्टिस कुछ करा देते हैं। देखिए 8वां प्रश्न देखिए, इसमें शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो सही शब्दों का विचारानुसार क्रम कीजिए। हमने कहा था भाई हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो पहले क्या आएगा? समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष आएगा, ठीक है ना? मतलब ये सार्वभौमिक मतलब आ गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो पहले आ जाएगा सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है ना? आप सही से क्रम में देख लीजिए, पहले सी आएगा, फिर जो है कि ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सी ए डी बी। देखिए 9वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां, इसमें कुछ करने नहीं है आपको तुरंत, ठीक है ना? और इसमें क्या शब्द जोड़ा गया? भाई समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता होता तो भी आप कर सकते थे। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, वही चीज फिर रिपीट हो गई। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अब देखेंगे कि प्रस्तावना, ठीक है ना? हालांकि तो वर्णित करता है। अगर ये पूछा कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष वाला चरित्र किस किस भारत के संविधान के अनुभाग में
प्रतिबिंबित होता है। आप प्रस्तावना भी लिख सकते हो, मौलिक अधिकार भी लिख सकते हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन-सा सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? वही ये 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। उसमें अखंडता शब्द नहीं था, उसके पहले सब शब्द था, ठीक है ना? अब यहाँ देख लीजिए, इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष बस 2 पहला और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? आगे देख लीजिए। देखिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन सकते हैं। उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए हुए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन-सा सही है, ठीक है ना? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, ये न्याय योग्य नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है, क्योंकि हमने बताया था ना प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता, ये गैर प्रवर्तनीय है। अगर लागू कर दिया जाए तो हर कोई कोर्ट में पहुँच जाएगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे साथ आर्थिक शोषण हो रहा है, सामाजिक हो रहा है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। लोग कहेंगे हमारे विचारों की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, ठीक है ना? तो कई मुद्दे खड़े हो जाएँगे, तो प्रस्तावना एक उद्देश्य है, लागू करने के लिए हमारे पास संविधान में जो पूरी व्यवस्था दी है और राज्य उसमें जो भूमिका निभाता है, नागरिक जो भूमिका निभाते हैं, उसके क्रमिक रूप में इसमें लागू होने की प्रक्रिया का विकासक्रम चलता रहता है, ठीक है ना? लोग उसका पालन करते हैं, ठीक है? जागरूक होते हैं तो और बेहतर नियमों कानून का पालन किया जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों का और के विकास में और मजबूती मिलती है, इत्यादि प्रक्रियाएँ देखी जाती हैं। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो ये गलत है, संशोधन किया जा सकता है। अभी हाल में यही व्यवस्था यही है संविधान की प्रस्तावना में को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती के मामले में आपने देखा होगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें देखिए, तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही। अगर आपने तीसरा गलत मार दिया, देखिए ये भी गलत, 2 चीज़ का ऑप्शन कट जाते हैं और अगर आपके पास चौथा पर अगर सटीक आपके वो रहेगा कमेंट तभी आप कर पाएँगे, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे इस तरह से जो है स्टेट पीएससी, यूपीएससी में थोड़ा-सा घुमा के पूछ लेते हैं, ठीक है ना? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ठीक है ना? इसे लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि गैर परिवर्तनीय है। अब देखिए संविधान संशोधन की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, वही 42 में, ये भी वही है, ये भी वही है। प्रश्न ये वाला दोबारा रिपीट हुआ है, अब देख लीजिए, वही 42वां है, बार-बार रिपीट हो रहा है कोई इसमें। अब देखिए इसमें है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है प्रस्तावना में। अवसर की समानता भी है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी है। इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना? अब देख लीजिए आपका कथन और रीजन वाला सवाल है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल कथन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर जो है प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है ना? अब जैसे आप देखेंगे इसमें ये शब्द जोड़ा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है ना? उसके बाद जो है फिर लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द उसी तरह से बना रहा। तो आप देख लेंगे जो है दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना? अब ये कहाँ से लिया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया? जाहिर सी बात है प्रस्तावना की बात हो रही है, प्रस्तावना से लिया गया है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है।
ये अलग क्वेश्चन है, सार्वभौमिकतावाद है जिसको, हालांकि ये उसी से है जो हमने बताया सार्वभौमिकता वाले से, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान है उसे मानव सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो पदनिरपेक्षता का मतलब यही होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। भारत की पदनिरपेक्षता कहती है कि भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है, वो सभी धर्मों के साथ समान दूरी रखेगी और सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है ना? ये जो है भारत की पदनिरपेक्षता की विशेषता है। आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, संघीय शब्द उल्लेखित नहीं है। और आप देख लीजिए इधर प्रस्तावना में लेखन की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता हो गई वही, इसका आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। अगर आर्थिक स्वतंत्रता हो जाए तब तो फिर तो बड़ी समस्या बन जाएगी, इसको उसको व्यवहारिक बनाना। सबके पास आर्थिक आज़ादी रहेगी, हर कोई कोर्ट पहुँचेगा, भाई हमारे पास आर्थिक आज़ादी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम तरह तरह की समस्या हुई, इसलिए आर्थिक न्याय की अवधारणा की बात की जाती है, आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं। ठीक है ना? क्योंकि अगर आर्थिक स्वतंत्रता हो जाए तो आप क्या करेंगे? कहेंगे देखिए कोई हमारी मजदूरी नहीं दे रहा है, मजदूरी कटौती कर रहे हैं, आप कोर्ट में पहुँच जाओगे। कहेंगे देखिए हमारी आर्थिक स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, हमारा शोषण आर्थिक शोषण कर रहा है। ये सब चीज़ें जो है व्यवहारिक रूप से अगर प्रैक्टिकल भी नहीं है और ऐसी चीज़ें जो है संविधान में हो भी नहीं सकती। ठीक है ना? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय के मायने ज़्यादा होते हैं। अब आर्थिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करिए, क्योंकि समाज में अलग-अलग प्रकृति के लोग अलग-अलग जो है कि सक्षमता वाले स्तर जो है सदियों से बना आ रहा है, आज भी वही स्थिति है। देखो जो है हाई क्लास होता है, लो क्लास होता है, कुछ लोग कम पढ़े-लिखे लोग होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग होते हैं, कुछ लोग के पास संसाधन अपनी क्षमता के अनुसार से ज़्यादा होता है, अपनी व्यक्ति अपनी जो है कि योग्यता का परीक्षण करके बेहतर संसाधन जुटा पाते हैं। ये सब तमाम बातें हैं जो आपको दिखाई देती हैं, इस तरह से सामाजिक ताना-बाना बना रहता है। ठीक है ना? अगर संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन-सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू अंग नहीं थे। ठीक है? ये सही हो जाएगा। उक्त शब्द 77 नहीं है, 75 है। उक्त शब्द 85 भी जो गलत है। ठीक है ना? उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, ये भी गलत है। जो पहला ऑप्शन, ठीक है ना? जैसे कई लोगों ने संविधान की आत्मा कहा, मतलब कई लोगों ने नहीं, जो है कि भारत की संविधान की आत्मा कहलाता है। अब देखेंगे जब प्रस्तावना में विभिन्न मत लोग दिए थे, तो उसमें किसने कहा था कि जो है कि ये क्या है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है ना? आप देखे होंगे कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि यह जो है कुंजी है, और कुछ लोगों ने कहा कि जो है कि यह संविधान का परिचय पत्र है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि जो है संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। ठीक है ना? तो अगर वो भी नाम पूछ लेता तो आप लिख सकते थे, यहाँ उद्देशिका हो जाएगा। और भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा को कहा था अनुच्छेद 32 को। ठीक है ना? जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें जो है चीज़ें आई हैं कि जो है कि भीम बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। और आगे देख लीजिए 1-2 प्रश्न जो भी और बचे हुए हैं। आप देखेंगे कि इसमें जन्म कुंडली किसने कहा था? तो जन्म कुंडली कहा था के. एम. मुंशी ने, आपको याद होना चाहिए। और इधर एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। इनका भी कथन मैंने नहीं बताया था, आप नोट कर लीजिए। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? ठीक है ना? ये पूरे संविधान की बात हो रही है, यहाँ पे वो प्रस्तावना की नहीं है। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि देश का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो हमने कहा था बेरूबारी मामले में। ठीक है ना? तो जब हमने पूरा वही है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आपको अलग से नहीं मिल रही हैं, जो कि आपको पढ़ना हो। उद्देशिका का जो
शब्दावली है, उसी सारे प्रश्न बन रहे हैं। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? ठीक है, एक दिया यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहलीवाद है, एक है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी है, मुंबई व बनाम है, हमने मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में संविधान प्रस्तावना का भाग है। ये न्यायालय वाले वाद में हमने जब कवर किए या फिर जब पढ़ रहे थे तो। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? जैसे केशवानंद भारती, ठीक है ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या की गई है। ये मौलिक प्रस्तावना के रूप में ना, इसमें और चीजें हैं। लेकिन जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है ना? तो अब देखेंगे इसमें आप मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति तत्वों में है, मौलिक कर्तव्यों में भी है, ठीक है ना? ये सब चीजें आप उसमें भी देखते हैं। दर्शन की बात हो रही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वही प्रस्तावना। अब यहाँ देख लीजिए कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और यहाँ देखिए नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है? ये इससे प्रस्तावना से 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। कोई भी एग्जाम में एक प्रश्न तो पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं, मुख्य परीक्षा वाले जो जिन बच्चे मुख्य परीक्षा का स्तर की तैयारी कर रहे हैं उनमें ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत चीज़ों को कवर कर लेता है अवधारणा के स्तर पे और जो हमारे राज्य की शासन प्रणाली के स्तर पे और जो शक्ति का स्रोत है उसके स्तर पे। इसलिए प्रस्तावना का मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है पढ़ना। आर्थिक न्याय आर्थिक न्याय आप देखेंगे किस उपबंध में लिया गया है, उद्देशिका में है और राज्य के नीति तत्वों में है कि राज्य जो है कि आय की असमानता को कम करेगा, तो आर्थिक न्याय और न्याय की अवधारणा है। तो हमने इस डीपीएसपी में देखा था। तो देख लीजिए इसमें कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं। हम्म, बहुत ज्यादा एक बार आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ज्यादा जो है टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने में। ठीक है ना? मुख्य परीक्षा में भी ऐसी है, 250 शब्द 150 शब्द लिखने होते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगेंगी। अगर आप प्रैक्टिस आपका रहेगा तो उसे भी समय सीमा में कर ले जाएंगे, कोई सी दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए संविधान का क्या न्यायालय में लागू नहीं होता, ठीक है? महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय लेने में सहायता करता है, ठीक है ना? इसमें सभी ऑप्शन जो है कि सही लग रहे हैं, लेकिन स्टार लगा हुआ है, कुछ में ऑप्शन में गलती है। प्रश्न सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ठीक है? सामाजिक समानता कैसे विद्यमान थी पहले? अभी भी समानता बनी हुई है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। संविधान से लक्ष्य रखता है कि भाई हमारी जो सामाजिक समानता हो, ठीक है ना? ये जो समानता का अधिकार की बात होगी, ठीक है ना? ये सब देखिए जो भी है इसमें प्रश्न है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें नहीं है। आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, आधे घंटे में 20 मिनट में लगा लेंगे इसको। लेकिन आप प्रस्तावना को बार-बार रिवाइज़ करिए। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि प्रस्तावना बताइए, आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा नहीं है इसमें एक संविधान की प्रस्तावना कि जो याद ना हो, ठीक है ना? तो अब हम कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्न जो देख लेते हैं। बाकी हमने देखे ये आपको हमारे आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। हम लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। वहाँ से आप हमारे चैनल टेलीग्राम पे जाएँगे, वहाँ सारे जो हम पढ़ा रहे हैं, उसका पीडीएफ कंटेंट जो है हम देते रहते हैं। आपको चाहिए तो वहाँ से भी एक बार और रिवीजन कर सकते हैं। मेरे हैंड रिटन वाले भी रहते हैं और जो हम पीडीएफ वगैरह बनाएँगे उसमें भी रहेंगे, ठीक है ना? तो हम इसका द घटना चक्र का पीडीएफ भी भेज देंगे उसमें। आप जिनके पास नहीं है वो भी इससे भी पढ़ सकते हैं, या बुक है तो बुक से पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। हमने ये जो है एक बार इसको थोड़ा-सा
हमने इसमें बना दिया है, आप यहाँ से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। कोई इसमें नई चीज़ नहीं जो हम नहीं बता पाए। बाकी एक देखिए फ्लो डायग्राम के माध्यम से हमने ये है ये, इसको भी पढ़ लीजिएगा तो सारा सार एक बार में आ जाएगा, ठीक है ना? अब बाकी हम चलते हैं अब मुख्य परीक्षा के प्रश्नवाले पे, ठीक है ना? कुछ हम प्रश्न 1-2 करा देते हैं, इसके बाद फिर हम प्रश्न दे देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद उसके अनुसार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए जो है कि मुख्य परीक्षा ही असली जो है कि आपका टेस्ट चेक होता है कि मुख्य परीक्षा में आप कितना मेहनत करके कर पा रहे हैं, कितना लिख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब टॉपिक पर आपकी बेहतर समझ रहेगी तभी आप उस प्रश्न को बेहतर फ्रेमवर्क में डालते हुए लिख पाएँगे। कौन-सा पैरा पहले आएगा, कौन-सा बाद में आएगा, ये सब लिखने से ही हमें समझ में आता है कि हाँ, ये लिंक है, अभी ये पैरा का जो लिंक है, ये दूसरे पैरा से नहीं मिल रहा है। तो ये सब जब लिखते रहेंगे तभी चीज़ें आएँगी, ठीक है ना? तो इसलिए हमेशा जो है लिखते भी रहना चाहिए। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उसमें जो भी संभावित अपने से भी प्रश्न आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, भाई क्या बन सकता है कि भारत के समाजवादी चरित्र की विशेषताएँ का जो है कि संविधान के किन-किन भागों में उल्लेखित होती हैं, चर्चा करिए, ठीक है ना? अब पूछ सकता है कि अ, भारत का जो संविधान का मतलब शक्ति का स्रोत है, वो भारत की प्रस्तावना में इंगित होता है, ठीक है? एक लोकतांत्रिक देश में जो है कि शक्ति जनता में निहित होती है, तो इसके प्रारूपों को कैसे आप देखते हो? ठीक है, जैसे आप देख लीजिए इसमें न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसमें भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, जब हमने शुरुआत में बताया था जैसे कुछ कि संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। संविधान और संविधानवाद क्या है, इससे प्रश्न बन सकते हैं। भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, इससे प्रश्न बन मतलब ये पीसीएस में आपके पूछ सकते हैं या जैसे आप ये ग्रेजुएशन में जो एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, उनमें भी पूछे जा सकते हैं। अब जैसे समाजवादी को लेकर अगर प्रश्न बनता है, तो इसकी प्रासंगिकता प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना? और जैसे भारत में जो बढ़ती सामाजिक विषमता है, उसमें समाजवादी स्वरूप या समाजवादी चरित्र में गिरावट देखी जा रही है। आप देख रहे हैं आय की असमानता बढ़ रही है, कुछ लोगों के पास जो अधिक संपत्ति पहुँच रही है, कुछ लोगों के पास बहुत ही कम पहुँच पा रही है। तरह-तरह की रिपोर्ट आती है, उसका हवाला देते हुए आप लिख सकते हैं। तो समाजवादी से भी प्रश्न बन सकते हैं कि भारत में बढ़ती सामाजिक विषमता राज्य के समाजवादी स्वरूप में गिरावट को दर्शाती है और क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ठीक है ना? विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए, ठीक है? और आपसे पूछ सकता है कि जो है कि भारत में पंथनिरपेक्षता एक मिथक है, इसे पंथनिरपेक्षता से पूछ सकता है, ठीक है ना? जो हाल के वर्षों में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के कारण और भी प्रमाणित हो रही है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। आए दिन देखिए कई जैसे मॉब लिंचिंग हो गई या अन्य कोई घटनाएँ देखते हो कि धर्म पे कुछ लोग टिप्पणी कर देते हैं, तो उससे कुछ लोगों में हिंसा हो जाती है। तो आए दिन ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, तो कुछ घटना का ज़िक्र आप या कोई कोर्ट में कोई इस तरह के मामले गए हों, फैसला आया हो, तो उसके हवाला देते हुए शुरुआत करके इस पर लिख सकते हैं। अभी मैं इसमें 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है ना? बाकी आप इस तरह से जो है बन सकते हैं, बाकी संविधान की प्रस्तावना के महत्व बन सकते हैं, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जैसे हम 1-2 प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है ना? अब देखिए कि अब संविधान क्या है, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आप लोग लिख लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। संविधान का दर्शन एक बार बता देते हैं, कैसे अगर लिखना पूछा जाए। संविधान के दर्शन से वैसे आप मैं यहाँ प्रश्न लिख देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना? कुछ अपने से लिखेंगे तो शुरुआत होती रहेगी, तो धीरे-धीरे आता रहेगा। जैसे इसमें कहते हैं संविधान क्या है? संविधान क्या है? और
इसकी आवश्यकता क्यों है? ठीक है। संविधान और संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है ना? तीसरा प्रश्न, यहाँ से आप संविधान के दर्शन से आप क्या समझते हैं? अब जैसे संविधान क्या है? संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, एक दस्तावेज होता है, जिसके तहत जो है सारी शासन प्रणाली का संचालन किया जाता है। इससे पता होता है कि शक्तियाँ किसके पास होंगी और कितनी होंगी, और जो है कि शासन प्रणाली हमारी कैसे कार्य करेगी। ठीक है? इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसकी यदि कानून की अनुपस्थिति रहेगी तो समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और शक्ति का सिद्धांत लागू हो जाएगा, जिसके पास अधिक सिद्धांत शक्ति होगी, वही शासन करेगा, वही लोगों पे दबिश करके शासन चलाएगा या फिर अपनी जो है कि शक्ति का प्रयोग करके उनसे कार्य कराएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है समाज में असंतुलन बैठ जाएगा। इसीलिए एक संस्था का होना ज़रूरी है और एक लिखित प्रमाण भी या फिर एक दस्तावेज़ का होना भी ज़रूरी है, जिसमें सभी जनता के लोग सब मिलकर तय कर लें। हम इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए, इस नियमों कानूनों का या इस शासन प्रणाली का पालन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? संविधानवाद में संविधानवाद का मतलब मैंने बता दिया था कि जो है कि ये आधुनिक अवधारणा है, निरंकुश शासन की बात नहीं करता, अभाव पाया जाता है, सीमित सरकार की अवधारणा होती है, विधि की सर्वोच्चता होती है, ठीक है? सभी व्यक्ति समान हैं, जो है विधि से ऊपर नहीं है, इस सब की बात संविधानवाद करता है। ठीक है ना? हाँ, उसी तरह संविधान का दर्शन है। संविधान का दर्शन मतलब होता है कि ये शक्ति का स्रोत कौन होगा? मूलभूत इस बात पर निर्भर करता है कि शक्ति का स्रोत कौन होगा, तो भारत के लोग होंगे। साथ ही ये लोकतंत्र के केवल शासन प्रणाली के रूप में नहीं बात करता, यह राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात भी करता है। ठीक है ना? और साथ ही इसको एक मूल्य व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है, जहाँ नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता, समानता के लिए जो है पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की बात की जाती है। ठीक है ना? यहाँ पे जो है कि हम राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को भी हम महत्व देते हैं। ठीक है ना? ये और आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में और राज्य के निदेशक तत्व में, मौलिक कर्तव्यों में हमारे भारत की संविधान के दर्शन की जो है के मूल्य जो है निहित दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बाकी और आप इसको बार-बार लिखेंगे और चीज़ें आगे पढ़ेंगे, उसमें भी आप इसको जोड़ के लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना? लिखने की ज़रूरत नहीं, या तो मैं एक आध बार लिख देता हूँ। यहाँ लिख लीजिए, भारत का संविधान भारत के संविधान का दर्शन इस मूलभूत तथ्य पर आधारित है कि यहाँ शक्ति का अंतिम स्रोत भारत की जनता है, साथ ही यह लोकतंत्र के केवल शासन प्रणाली लोकतंत्र के केवल शासन प्रणाली के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मूल्य व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है ना? यहाँ पर
नागरिकों के अधिकारों जैसे स्वतंत्रता, समानता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना? इसलिए इसलिए कहा जाता है भारत का लोकतंत्र राजनीतिक स्तर पर ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की धारणा को भी महत्व देता है। ठीक है ना? ये सब लिख देंगे तो भी, तो इसको अगर अनुच्छेद आप संविधान के भाग के रूप में लिखना है तो लास्ट में लिख लीजिए कि जो है ये कि भारतीय संविधान का दर्शन संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार राज्य के नीति विदेशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों में दिखाई देता है। ठीक है ना? मात्र जैसे यदि आपको फ्रेमवर्क पता रहेगा तो आप जो है कि मात्र इसे 5 से 7 मिनट में अब 10 मिनट में भी अभी लिख पा रहे हैं, 12-15 मिनट भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे चीज़ें जैसी पड़ेगी, हम भी लिखते चलेंगे, आप भी लिखते चलेंगे तो कुछ सुधार ज़रूर होगा, प्रयास होते रहना चाहिए, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब जैसे कि अब मान लीजिए प्रश्न आ गया कि लेके समाजवाद को लेके, समाजवादी स्वरूप को लेके, तो प्रश्न एक और लिख लीजिए, ठीक है ना? इसको आप जो है कि तुरंत आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस साथ-साथ करते चलिए, क्योंकि देखिए जितने भी टॉपिक हैं, आप देखिए कि ज़्यादातर सवाल आपके जो आपका जो भारतीय संविधान का दर्शन है, उससे ज़्यादातर सवाल बन जाते हैं। तो आपके स्कोरिंग मार्क्स में बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होती है, तो प्रैक्टिस आप जब यहीं से करेंगे, आगे जब हम संविधान सरकार वाली प्रणाली पढ़ेंगे, तो उसमें जो है कि आपका प्रैक्टिस अभी से बना रहेगा, तो उसमें भी जो चीज़ें आती रहेंगी, आप तुरंत समझ के प्रश्न भी बना सकते हैं और उत्तर भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए जब प्रश्न बनाना आ गया, आपने से प्रश्न तो उसका मतलब उत्तर भी आप उसी अनुसार अपने को लिख पाएँगे, देख पाएँगे। लेकिन एक टेस्ट चेक करते रहना चाहिए। अगर आप लोगों का एक ग्रुप समूह है, तो आप 5-7 लोग ग्रुप समूह बना लीजिए, जिसमें जो है कि एक-दूसरे से टेस्ट चेक कराइए, डिबेट करिए कि हाँ, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप जो है मान लीजिए 5 लोग 7 लोग बैठ के प्रिएम्बल पे डिस्कशन करना शुरू कर दिया। देखेंगे आधे घंटे की चर्चा में बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में कंचस्ट हो जाएँगी, जो कई बार समझ में चीज़ें नहीं आती और भी टॉपिक जैसे आपको नहीं समझ में आ रहे, तो आप लोग मिलके डिबेट कर लीजिए, लिख लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिख के एक-दूसरे की कॉपी को इंटरचेंज करके देख भी लीजिए कि हाँ, ये चीज़ पहले हो सकती है, बाद में हो सकती है। ये जो है कि और अच्छे तरीके से सेंटेंस में लिखा जा सकता था। ठीक है ना? कोई इसका और कोई रॉकेट साइंस वाला उस तरह की चीज़ें नहीं है, कि तुरंत जो है आपको मेथड बता दिया जाए, आप करोगे तुरंत सफल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। खुद पे प्रैक्टिस है और आप लोग अपने मित्र और फ्रेंड सर्किल में मिल के अगर एक टीम वर्क की तरह कार्य करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। क्योंकि इसको आप जब हम नहीं क्वेश्चन करते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करते, तो लास्ट मोमेंट पे ये बहुत हार्ड हो जाता है, असंभव चीज़ हो जाती है। क्योंकि आपको शुरुआत में ऐसे ही लगता है और जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो और बढ़ जाता है कि लगता है कि हमें अब ना हमारा प्रीलिम्स होगा, ना मेंस होगा, ठीक है ना? इसलिए बाकी जो है वन डे एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका भी हौसला टूट जाता है। इसलिए जो है सारी चीज़ें देखते हुए चलनी चाहिए
प्रैक्टिस करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सा कितने तरीके ऐसे कुछ तरीकों की ऐसे तलाश करनी चाहिए, जिसमें लगे कि हाँ, इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है और हम समझ में भी आ रहा है, तो बहुत चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है ना? आज जब पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, देखेंगे कि अब जो भी 1 महीने, 2 महीने में एक सब्जेक्ट का नोट्स तैयार होता है, तो आपका लिखा रहेगा, आपकी हैंडराइटिंग रहेगी, आपके द्वारा क्वेश्चन आंसर मुख्य परीक्षा के प्रीलिम्स के किए रहेंगे, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही कम समय लगेगा। आप जो एग्ज़ाम के समय में उसको कई बार रिवीजन कर लेंगे, बेहतर रिवीजन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस लेवल उससे मजबूत होगा, ठीक है ना? और ज़्यादा कंटेंट लेने से, ज़्यादा जो है मैगज़ीन, ज़्यादा किताबें अलग-अलग राइटर की पढ़ने से, मतलब क्योंकि सब में चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अगर आपकी समझ बेहतर है, तो कोई भी राइटर लिखेगा, जैसे देखेंगे आप संपादकीय न्यूज़पेपर में आती है, आपको लगेगा कि जो है कि ये अलग-अलग विचार उनके हो सकते हैं मत, तो आप पढ़िए, उसमें देखिए कि हाँ, चीज़ें ये हमारी चीज़ की हैं, इनको कोट हम कर सकते हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लेवल की हैं, तो आप ले लीजिए वहाँ से, क्योंकि स्कोप ह्यूमैनिटी में बहुत ज़्यादा होता है। कोई सामाजिक मुद्दा चल रहा है, उसमें अब जो है अगर 100 लोगों को बैठा दिया जाए, तो बहुत सारे अलग-अलग राय उसमें निकल के आ जाएँगी। कि नहीं, ये ऐसे हो सकता है, कोई वैसे हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि लोगों का जो सामाजिक मूल्य का विकास, समाजीकरण होता है, अलग-अलग हमारा समाज में, हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चर हैं, उसके प्रभाव से देखेंगे अलग-अलग चीज़ें निकल के आती हैं, तो अगर एक मंच पे बहुत सारे लोगों को बैठा दिया जाए, एक ही मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए, बहुत लोग, कुछ लोग हो सकता है समान राय दें, बहुत लोग अलग-अलग भी राय दे सकते हैं, नहीं ऐसा हो सकता है, इसलिए स्कोप बहुत बड़ा होता है। तो लिखने के लिए उसमें बहुत सारे स्कोप हैं। हमें ये देखना होता है कि जो ज़्यादा सटीक लगे और हमें और कम शब्द में हमारा काम चल जाए, जितना शब्द हमें पूछा जा रहा है, उतने शब्द में हम चीज़ों को समझा ले जाएँ, बस इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। बहुत गहन अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है कि रिसर्च करना है। तब हमको समाजवाद पे रिसर्च करना है कि जो कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री हैं, अब जो है कि उसको हम ढूँढने लगे और उसमें सारा हम रिसर्च करने लगे। रिसर्च वाला काम अभी इस लेवल पे नहीं है। अब बेसिक अवधारणाएँ समझते रहिए, जो प्रारूप चल रहा है देश दुनिया में कैसे, शासन प्रणाली का, और जो करंट अफेयर के करंट इश्यूज़ के आ रहे हैं, उससे आप रिलेट करके लिखते चलिए, बस इतनी ज़रूरत होती है। ठीक है ना? तो अब जैसे प्रश्न है, भारत में बढ़ती सामाजिक विषमता, ठीक है? राज्य के समाजवादी चरित्र में गिरावट को दर्शाती है। ठीक है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ठीक है? आप जो स्टेटमेंट है कि भारत में बढ़ती सामाजिक विषमता राज्य के समाजवादी चरित्र को गिरावट को दर्शाती है। इसको आप, इस कथन को पुष्ट करने के लिए, इस कथन को सही ठहराने के लिए कुछ आपको तथ्य लाने पड़ेंगे, ठीक है ना? तथ्य लाने पड़ेंगे, जिसके अनुसार आप कह सकते हो, तो कई सारी रिपोर्ट का ज़िक्र कर सकते हो, ऑक्सफैम की रिपोर्ट का ज़िक्र कर सकते हो, कि जो है हाल में ही ऑक्सफैम सर्वे की रिपोर्ट में हम पाते हैं कि भारत में जो है कि आय की असमानता पिछले कई वर्षों की तुलना में एक जो है कि वृद्धि देखी जा रही है, और जिसमें अब उसका ज़िक्र कर सकते हैं एक आध डाटा का, कि 10% लोगों के पास जो है 70% की वेल्थ है, जो कि इस आय में और जो है संसाधनों की असमानता में बहुत बड़ा गैप दिखाता है, ठीक है ना? जो हमें समाजवादी विषमता के प्रारूप को और मजबूती देता है, ठीक है? और यह राज्य के चरित्र की, राज्य का जो चरित्र है कल्याणकारी, उसमें गिरावट को दर्शाता है, ठीक है ना? तो आप मान लीजिए ये सब चीज़ें लिख सकते हैं इसके साथ में, लेकिन आप दूसरा भी इसको बताना पड़ेगा कि राज्य की कल्याणकारी चरित्र में गिरावट नहीं है, बल्कि बदलाव देखा जा रहा है, क्योंकि अब राज्य जो क्या कर रहा है कि निजी क्षेत्रों को भी कल्याणकारी चीज़ें सौंप रहा है। ठीक है कि राज्य के साथ में जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वो कल्याणकारी भूमिका तो अदा कर ही रहे हैं। साथ ही अब ये निजी क्षेत्र भी कर रहे हैं, जैसे सीएसआर के माध्यम से। जैसे टाटा के देखिए, टाटा में क्या है, इसका ज़िक्र कर सकते हैं, अभी टाटा ट्रस्ट चलती है।
तो बहुत सारे सामाजिक कार्य जो है किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे कैंसर सेंटर बने हुए हैं टाटा के, जिसमें जो है कि बहुत कम पैसे में इलाज कैंसर का किया जाता है। ये भी समाज में जो है कि एक तरह से कहिए कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है। गरीब लोग भी इससे का इलाज हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि राज्य के विषमता तो बढ़ रही है, लेकिन राज्य का चरित्र अभी भी कल्याणकारी बना हुआ है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारी नीतियाँ और जो भी चीज़ें हैं, आर्थिक संसाधनों पे जो भी नीतियाँ बनती हैं, वो समावेशी हों। जो समाज से वंचित वर्ग है, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके पास जो है उनको संसाधन उनके उनके लिए जो है कि रोज़गार और अन्य संसाधन उनके पास मुहैया कराया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो हमारा इस वर्ग में श्रेणी में आने वाले लोग हैं, उनको आर्थिक संपन्नता मिल पाए और सामाजिक विषमता हमारी कम कम हो। ठीक है ना? हम तो लिख सकते हैं इस तरह से और कोई इसमें नहीं है। ठीक है ना? इस ज़िक्र कर सकते हैं। और कोई योजनाएँ हैं आप सरकार की गिना सकते हैं, जैसे कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जो है कि कौशल विकास है, मुद्रा योजना है, ठीक है ना? और आप देखिए इंटेंसिव का जैसे चल रहा है, पीएलआई स्कीम है, उसका ज़िक्र कर सकते हैं। संपदा योजना कर सकते हैं, जो किसान वर्ग को ज़्यादा जोड़ती है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, आप और भी चीज़ें जैसे आप नई-नई स्कीम करते हैं, तो उसको भी आप इस प्रश्नों में जोड़ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसका कहाँ किन-किन टॉपिकों में इंटरलिंक होती है। आपके दिमाग में बना रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी लिंक कर पाएँगे। प्रैक्टिस ही हमें बताएगा कि कौन-सा करंट अफ़ेयर हमें किस आंसर राइटिंग में, किस प्रश्न में हम जोड़ सकते हैं। और नहीं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में ही रहेगा, उसमें भी भूल जाएगा और आप उसका लाभ नहीं ले पाएँगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना? जैसे एक एक प्रश्न और समझ लीजिए, जैसे कि भारत में पद निरपेक्षता एक मिथक है। प्रश्न है ये, उत्तर नहीं। ठीक है ना? पद निरपेक्षता एक मिथक है। आप लोग जो है अपना एक जैसे जो भी प्रश्न ये बताया मैंने, इसको लिख कर और टेलीग्राम चैनल पे मेरे भेज भी सकते हैं। ठीक है ना? तो कोई इसमें नहीं, कोई चीज़ें लगेंगे डिस्कशन हो उस पे हो सकते हैं और ठीक है, शुरुआत करिए, शुरुआत ही कठिन होती है, शुरुआत हो गई तो धीरे-धीरे चीज़ें आने लगेंगी। भारत में पद-निरपेक्षता एक मिथक है जो हाल के वर्षों में बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता के कारण और भी प्रमाणित हो रही है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है ना? कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। देखिए, इसीलिए जब कहा जाता है ना, जब टॉपिक आपकी पद-निरपेक्षता आपने समझ रखा है, तो किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न पूछ ले। भाई यहाँ पूछ रहा है पद-निरपेक्षता की मिथक है, क्यों मिथक है? क्योंकि जो है कि कई सारे धार्मिक जो है कि उन्माद, कई धार्मिक असहिष्णुता जो है देखी जा रही है। जिसमें एक धर्म का दूसरे धर्म के खिलाफ जो है कि जो है टिप्पणी करना, गलत तरीके से करना, उनकी जो आस्था के चीज़ है, उनके जो पद्धति है, उसपे आघात करना, ऐसी चीज़ें घटनाएँ आप देखते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे भारत में मॉब लिंचिंग से सांप्रदायिक तनाव और बढ़ती असहिष्णुता जो है दिखा रही मॉब लिंचिंग। एक धर्म विशेष के वर्ग को किसी जो है कुछ लोग मिलके उसके साथ हिंसा करते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें घटनाएँ होती हैं, इसीलिए कहा जाता है ना पथ-निरपेक्षता देश के लिए कितनी ज़रूरी होती है। अगर मान लीजिए जागरूकता रहे हर व्यक्ति में, सिटीज़न में, हमारा काम ये नहीं, हम एग्ज़ाम की तैयारी तो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन हम यूथ हैं, यूथ ही जो है कि जो हम आज तय करेंगे, जो हम अपना एफर्ट जितना देश को दे पाएँगे, ठीक है, अपने समाज को दे पाएँगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उतनी मजबूत होंगी, ठीक है? वही आगे वो जो है कि हमारे देश को और मजबूती प्रदान करेंगी। अगर हम अपने जो हमारी ब्रेन कैपेसिटी है, हमारी जो अभी क्षमता है और जो हम कर सकते हैं समाज में, हम उसको अगर
उसमें पीछे रह जाएँगे, देश में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएँगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप पद निरपेक्षता ही समझते हैं बेहतर, तो समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समझा सकते हैं कि नहीं, नहीं ये चीज़ें गलत हैं। इसीलिए देखेंगे यूपीएससी में केस स्टडी का टॉपिक दिया जाता है कि आप जो है यदि किसी भी मुद्दे को, किसी भी टॉपिक को आप समझते हैं, तो उसके अनुसार निर्णय ले पाएँगे। उसका भई पद निरपेक्षता क्यों ज़रूरी है और क्या-क्या इसका आयाम है, ठीक है? तो अगर आप समझ पा रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए मसले जो भी आपके सामने आएँगे या केस स्टडी के रूप में यदि पूछे जाते हैं, आप उसका जो है कि सटीक उत्तर देने में सक्षम हो पाएँगे। नहीं तो फिर जो है कि अब जब प्रीलिम्स के स्तर पे तथ्यात्मक चीज़ें हो जाएँगी, तो आप इस तरह के प्रश्नों का कैसे उत्तर दे पाएँगे? इसलिए ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हमें लिखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, दोनों चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि भारत में मॉब लिंचिंग से सांप्रदायिक तनाव, कोई ऐसी घटना का ज़िक्र ना करें जिसमें कंट्रोवर्सी है, जिसमें जो है कि ज़्यादा को फैक्चुअल चीज़ ना पता हो, ज़्यादा ऑथेंटिक ना हो, तो ऐसी घटना का ज़िक्र नहीं करना चाहिए। घटना तो होती है, लेकिन उसमें जो तर्क दिए जाते हैं, जैसे उसमें अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको कुछ ऐसे शब्दों में, सांप्रदायिक तनाव में, सब में शब्द में लिखा करिए, तो वो उस घटना का ज़िक्र ना करिए, ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है ना? सांप्रदायिक तनाव जो है बढ़ती, वैसे कुछ लोग मान लीजिए अब इस तरह नहीं इसको लिख भई, कुछ लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो है कि हाल में ही मॉब लिंचिंग की घटना इस राज्य के जिले में इस व्यक्ति के साथ घटित हुई मॉब लिंचिंग की, जो दर्शाती है कि जो है सांप्रदायिक तनाव और असुरता का जो है कि को ये बता रही है। तो उसका नाम ज़िक्र नहीं करना, सीधे-सीधे सेंटेंस में लिख सकते हैं कि सांप्रदायिक तनाव और असुरता की स्थिति मॉब लिंचिंग से बढ़ रही है। मतलब ऐसी जो आप घटनाएँ मिलती हैं, ठीक है ना? तो इ इस कारण से, ठीक है ना? या आप और लिख सकते हो कि निम्न कारणों से अंत है भारत की पदनिरपेक्षता को एक मिथक के रूप में तो देखा जाता है, कन्फर्म मत करिए, जाता है मतलब वो तो कन्फर्म होगा पदनिरपेक्षता नहीं है, मिथक है। अब देखा जा सकता है मतलब कि ऐसा चल कर दिखाई देता है, लेकिन चीज़ें अब इतने बड़े समाज में अगर कोई 2-4 घटनाएँ उस तरह की हो जाएँ, तो पूरा समाज उस तरह से पदनिरपेक्षता की भावना को त्याग नहीं देता। एक तरह से जो है कुछ घटनाओं का ज़िक्र करके हम थोड़ा उसकी जो मिथक वाली बात है उसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, प्रश्न के हिसाब से। लेकिन वास्तविक जो हमारा चरित्र है, वो पदनिरपेक्षता को ही होना चाहिए। हमारा प्रश्न जो है, हमारा निष्कर्ष जो है, पदनिरपेक्षता की मजबूती की ओर ओरिएंट होना चाहिए। ये नहीं कि जो है कि पदनिरपेक्षता खत्म हो गई, ऐसी चीज़ें हम लिखना शुरू कर दें। हमारा जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हो प्रश्न के हिसाब से उत्तर, ऐसा नहीं लिख सकते। जो है पदनिरपेक्षता खत्म हो गई, ये घटना बढ़ रही है, वो घटना 50 घटनाओं का ज़िक्र कर दीजिए, लास्ट में दिखा दीजिए कि पदनिरपेक्षता मिथक ही मिथक है। तो ऐसी चीज़ें गलत हो जाएँगी, ठीक है ना? ऐसी चीज़ें तो जैसे आप इसमें कई सारे ज़िक्र कर सकते हैं। जैसे हाल के वर्षों में धर्म का राजनीतिकरण बढ़ा है। मैं कीवर्ड लिख दे रहा हूँ। धर्म का राजनीतिकरण बढ़ने से क्या होता है कि कई-कई राजनेता लोग एक-दूसरे के धर्म पे टिप्पणी करते हैं। इससे सामाजिक जो ताना-बाना, सामंजस्य है वो बिगड़ता है। ठीक है ना? कहीं किसी छोटी-मोटी घटनाएँ भी हो जाती हैं, तो भी जो है कि इसको हमारी पत्नी-पिता की को कमज़ोर करती है। ठीक है ना? और जैसे देखा जाए कि धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार जबकि ये कंडक्ट के आचार संहिता के खिलाफ है, लेकिन कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है ना? जैसे आगे देख सकते हैं कि धर्म का वस्तुकरण बढ़ा है। ठीक है ना? धर्म का वस्तुकरण मतलब कि अंधविश्वास में बढ़ोतरी भी हो रही है। किसी अंधविश्वास वाली घटना कोई आपके सामने अगर आ जाए तो उसको आप लिख सकते हैं।
वैज्ञानिक मनोवृत्ति में गिरावट और लिख सकते हैं। लेकिन आप दूसरा भी कथन लिख सकते हैं, ठीक है ना? उपरोक्त कथनों से यह कहना पूर्णतः गलत होगा कि धर्मनिरपेक्षता एक मिथक है। ठीक है ना? इसको इस निम्नलिखित प्रारूपों में या निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे देखेंगे कि अब वही ज़िक्र कर लीजिए ऐतिहासिक रूप से भारत का चरित्र पंथ निरपेक्षता का रहा है। जैसे आप जो है कि अशोक की धम्म नीति का ज़िक्र कर सकते हैं। ठीक है ना? अकबर की सुलह कुल की नीति। ठीक है? देखिए ये सब हमें क्वेश्चन को पूरा बैलेंस करने के लिए ढूँढने पड़ते हैं। ठीक है? तभी आप लिख पाओ इसका मतलब ढूँढने का मतलब कि आप काम कर रहे हो। ठीक है ना? आप चीज़ों को समझ रहे हो, देख रहे हो, सब चीज़ें कर सकते हो। ठीक है ना? अब इसके बाद में दूसरा तर्क दे सकते हो कि भारतीय समाज भी पंथ निरपेक्ष चरित्र का है। ठीक है ना? जहाँ विविधता में अलग-अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, विविधता में एकता प्रदर्शित करते हैं। ये पंथ निरपेक्षता को मजबूती देती है ना, ठीक है ना? विविधता में एकता, सह-अस्तित्व की भावना। इसकी मिसालें हम पूरे देश दुनिया को बताते हैं कि हम इतने सारे धर्म के लोग, कई सारे अलग-अलग धर्म, पंथ के लोग हैं, फिर भी हम एक साथ रह लेते हैं, हमारी विशेषता है, हमारी उपलब्धि है। इसलिए कहा जाता है ना विविधता में एकता हमारी ताकत है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप पंथ निरपेक्षता को मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है ना? जैसे अब लिख सकते हैं कि जो पंथ निरपेक्षता का चरित्र है, पंथ निरपेक्षता को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ये क्या है? मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। पंथ निरपेक्षता के चरित्र को बदल नहीं सकते। ठीक है? तो ये सब चीज़ें अब 3-4 तर्क इसमें दे दीजिए, 3-4 उसमें दे दीजिए, बहुत हो गया। तो अब इसके बाद में अतः इसे मतलब मूल ढांचे का हिस्सा है, तो इसे बदल नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। अब निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि भारतीय समाज या वस्तुतः लिख लीजिए आगे, भारतीय समाज उसी के जो ऊपर लिखा उसी के सार लिख मतलब विविधता में एकता और देखिए मैं जो लिख रहा हूँ शायद आपको कुछ शब्द पढ़ने में लगे कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसको जो है कि मैं जो शब्द साथ में बोल भी रहा हूँ ना, तो उससे आप टैली कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हम शब्द लिख रहे हैं। सह-अस्तित्व, ठीक है ना? की भावना को बनाए हुए हैं, ठीक है? इसे चाहे तो लिख सकते हैं, इसे पश्चिमी समाज द्वारा नहीं बनाया जा सकता। पश्चिमी समाज जैसा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना? तो और साथ ही लिख सकते हैं बनाया अतः धर्म की तार्किक व्याख्या को
और अधिक बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये सब लिख सकते हैं, ठीक है? जो भी प्रश्न बनते हैं आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना? तो बाकी हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि कुछ हमने प्रश्न इसमें दिए भी हैं, ठीक है ना? तो आप यहाँ से आप लिख सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ भेज दूँगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन का सार है। टिप्पणी करिए, तो जो संविधान का दर्शन हमने बताया वही चीज़ है। इसमें थोड़ा-सा और अगर 250 शब्द में लिखना है, इसको मान लीजिए 250 शब्द कर लीजिए। वो जो मैंने बताया था 150 शब्द है, इसमें और चीज़ें शामिल कर लीजिए। कि अब ये सब थोड़ा जैसे इतना बड़ा वो लिखा हुआ है परिचय, ज़रूरत नहीं इतना बड़ा लिखने की। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया, ऐसी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना? तो जैसे इसमें विभिन्न के. मुंशी का, ठाकुरदास भार्गव का, जस्टिस गजेंद्र गढ़कर का और आप पालकी वाला का इत्यादि जो है कि महानुभावों द्वारा एक संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को प्रस्तावना प्रतिबिंबित करता है, जैसे उनके कथनों में देखा जाता है। एक कथन का ज़िक्र भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और इसके बाद जो है कि अब वही जो शब्द हैं, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणतंत्र जो जितने हैं, इन सबका आप ज़िक्र किया गया है। प्रस्तावना प्रतिबिंबकारी शक्तियाँ भले ही न हों, परंतु हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अलादी स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ये प्रश्न भी बन सकता है। ये जो कथन है, इससे प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है? प्रस्तावना एक ऐसा प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है कि संविधान कैसा है भारत का, वो प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें आप एक वो है कि आप लिख भी सकते हैं ऐसी चीज़ें चीज़ें ज़रूरी नहीं किसी तरह से आप भी लिखिए, अपने हिसाब से जो समझते हैं, उसको शॉर्ट में थोड़ा-थोड़ा ज़िक्र कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय राज्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न प्रस्तावना का महत्व, 2 प्रश्न बन गए इसी में, ठीक है ना? तो प्रस्तावना की भारतीय समाज की प्रकृति विवेचना कीजिए। मैंने बताया था भारतीय जो राज्य है, राज्य की प्रकृति कैसी है, इसमें बता रहा है। भाई संपूर्ण प्रभु संपन्न है, ठीक है? राज्य की प्रकृति, अब राज्य हमारा ऐसा है जो कि क्या कर सकता है, स्वयं निर्णय ले सकता है, आंतरिक और बाह्य स्तर दोनों पे, किसी देश पे निर्भर नहीं है, भारत संप्रभु है, ठीक है? समाजवादी है, निरपेक्ष है, इन सब के बारे में अगर ज़िक्र कर दीजिए, चाहे पैरा वाइज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको एक पैरा बना दीजिए, इसको एक पैरा बना दीजिए, इसको एक पैरा बना दीजिए। लोकतांत्रिक है, ठीक है? फिर गणतांत्रिक है, ये सब का ज़्यादा क्योंकि देखो अगर 250 शब्द कहता है, पूरी व्याख्या करने लगेंगे तो 1000 शब्द हो जाएँगे। इसके बस छोटी-छोटी मुझे मूल सार है, जैसे गणतंत्र का मतलब क्या होगा, राज्य का प्रमुख जो है चुना जाता है, वंश के आधार पे दावा नहीं होता, ठीक है? तो बस इतना लिख दीजिए, जो है इस तरह का चरित्र एक हो जाएगा। समाजवादी चरित्र में उसी तरह 2 लाइन लिख दीजिए। तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसके बाद अपने हिसाब से लिखने कुछ प्रयास करिए तो। बाकी दूसरा जो प्रश्न था प्रस्तावना का महत्व जो है, महत्व हमने बताया भी था। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे प्रस्तावना की प्रकृति हो गई, महत्व हो गया, ठीक है ना? पढ़ लीजिए। बाकी राजनीतिक महत्व में एक निर्णय जो है, सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसला दिया जिसमें वो राज्यपाल के ऊपर दिल्ली की सरकार की भूमिका को बरकरार रखते हैं। ये लोकतंत्र की सच्ची भावना को दिखाता है। वो हालिया उदाहरण दे दीजिए तो पता चल जाएगा। यहाँ नहीं, ठीक है, आप करंट अफेयर से भी अपडेट रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एग्ज़ाम्पल देने हो करंट के हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना? और जैसे यहाँ प्रस्तावना को व्यापक रूप से भारतीय संविधान का प्रतीक अथवा आत्मा एवं भावना के रूप में स्वीकार किया जाता है। चर्चा कीजिए। अब वही चीज़ें प्रस्तावना, आत्मा और भावना चीज़ें, ठीक है ना? तो इस तरह से मैंने एक ड्राफ्ट बना दिया, इसमें इस तरह से आप लिख सकते हैं कि पहले आप लीजिए प्रस्तावना क्या है, इसका महत्व लिख लीजिए। बाकी जो भी उल्लेखित शब्द हैं, राज्य की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, ये सब आप लिख लीजिए।
न्यायपालिका के लिए कैसे उपयोगी है। अगले पार्ट में आप लिख सकते हैं, समझाइए कि भारतीय संविधान की आत्मा मानव क्यों कैसे करता है। वही जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा उसी को आप उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए, लिख लीजिए। एक प्रश्न और है, धार्मिक स्वतंत्रता, उत्सवों में तटस्थता एवं सुधारवादी न्याय के ये 3 प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मूल तत्व हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, उत्सवों में तटस्थता, सुधारवादी न्याय। अब देखिए जैसे प्रस्तावना में भाई आप देखेंगे विचार है, विश्वास है, धर्म है, उपासना, सब स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, उत्सव में तटस्थता मतलब कैसे आप कौन सा किस तरह का त्योहार मनाते हो, उपासना कैसे करते हो, इसकी बात की गई है। और सुधारवादी न्याय जैसे आपने देखा न्याय की बात की गई है। तीन भारतीय धर्म व्यवस्था के मूल तत्व हैं। अब इन तीनों को धर्म व्यवस्था के साथ जोड़ के पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से जैसे ये की मैंने कैसे कैसे लिखना है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यह सिर्फ की पॉइंट है, मतलब कैसे आपको फ्रेमिंग करनी है। बाकी लिखिए, कमेंट करिए और जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको भेजिए। ठीक है ना, तो थोड़ी मेहनत आप करिए, थोड़ी हम करें, फिर साथ साथ चलें, तो इसका लाभ जो है मिले आप सबको। तो इसका मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना, और मैं घटना चित्र भी ये वाला भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, उस पर तो आप लोग जो है देखिए। देखिए प्रस्तावना से ही बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। अब ये प्रस्तावना जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उससे भी जुड़ के आएगा कि जब पूरे संविधान का करेक्ट समय प्रस्तावना दे देता है, क्या अभी जो प्रस्तावना है संविधान की व्याख्या कर देता है। अगर संविधान की व्याख्या को छोटे शब्दों में लिखना है तो प्रस्तावना है उसकी व्याख्या, मतलब उसका सार निहित जो निकल के आएगा निचोड़ संविधान का। तो इसीलिए संविधान से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। मौलिक अधिकार, तो किसमें अधिकारों की बात है, इसमें न्याय की बात है, अवसर समानता की बात है, सब सारी बात है। तो आप देखेंगे कि जो है प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए आप मौलिक अधिकार में भी कई सारे प्रश्न हल करेंगे। तो प्रस्तावना का भी जिक्र करेंगे, प्रस्तावना में वर्णित है जो ये बताता है। साथ ही मौलिक अधिकार में हम उस जो प्रस्तावना के उद्देश्य मतलब जो वर्णित है उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होती हैं। तो आप सब जो है कि बिल्कुल जो मेंस लिख रहे हैं, या मतलब आगे यूपीएससी दे रहे हैं, स्टेट पीएससी दे रहे हैं, तो आप लोग मेंस के स्तर पे प्रैक्टिस जोर शोर से करिए, तभी आप लिख पाएंगे। नहीं तो बहुत टाइम लगता है, बहुत जो है मेहनत लगती है, तब जाके हो पाता है। प्रीलिम से पढ़ लेने से सिर्फ नहीं हो पाता, प्रीलिम जरूरी है और साथ में आपको लिखना भी जरूरी है। बिना लिखे जो है काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कम से कम अगर एक दिन में आप 5-7 क्वेश्चन करते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन अगर 2.5 शब्द के करते हैं, तो भी आपके 1,500 से 2,000 शब्द हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पर डे यदि आप 1,500 से 2,000 शब्द लिखते हैं, तब तो समझिए कि आपकी जो है, अब शुरुआत में भी इतने जल्द नहीं हो पाएगा। आप 2-3 क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। आप जो है कि आप अब देखिए 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर 1 हफ्ते बाद उसको 1 क्वेश्चन और बढ़ा के शुरू करिए। क्योंकि देखिए जो अभी आप करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन जो टाइम लगेगा, मान लीजिए पर क्वेश्चन पे 10 मिनट लग रहा है, तो 4 क्वेश्चन करने में 40 मिनट लगेगा। लेकिन जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, कुछ आप आगे क्वेश्चन और करते जाएँगे, तब यही टाइम 10 मिनट से हो जाएगा 7 मिनट, 8 मिनट। अब क्या होगा, उसी 4 क्वेश्चन में जितना टाइम लगता था 40 मिनट, अब आप 7 जो है कि 6 क्वेश्चन कर पाएँगे, 4 से 6 क्वेश्चन बढ़ जाएँगे। अगर इस तरह की स्पीड बन रही है, 7 से 8 मिनट में आप कर ले रहे हैं, तो ब आपकी समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम के लेवल पे आप पहुँच रहे हैं। अभी तो कोई-कोई आधे घंटे में भी नहीं कर पाएँगे, कोई 15 मिनट में भी बहुत लगेगा कि समय कम है, हमें ज़्यादा देना चाहिए। लेकिन ये सब प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है? तो आप सब जो है बिल्कुल चैनल को मेरे देखिए और इसे लोगों तक पहुँचाइए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे जो ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पॉलिटी जिनका विषय है, वो भी बिल्कुल जो है कि यह टॉपिक उनके लिए बहुत अच्छा है। अब जो है पॉलिटी और लिख पाएँगे अगर आगे तैयारी भी करेंगे, चाहे टीचिंग की हो, चाहे जो भी हो प्रोफ़ेशन में, तो बेहतर काम आएगा। तो मेरा भी जो प्रयास है, हम अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, भेजेंगे, तो हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप सबके नए लेक्चर में मौलिक अधिकार के साथ। ठीक है? थैंक यू।